हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2 आईएफएस का। आज का ना बहुत ही बढ़िया टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो एक चीज याद रखना, आरबीआई का जो एक्ट था ना वो आया था 1934 में। कौन से ईयर में? 1934 में। और उस एक्ट में उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए थे। कौन से ऑब्जेक्टिव थे और क्या बताया था उसमें? तो उसमें ऐसा बताया था कि आरबीआई के पास हक है और आरबीआई रेगुलेट करता है हमारी कंट्री की जितनी भी जो नोट्स होती है, जो भी बैंक इश्यू करती है, वो सारी नोट्स पे आरबीआई रेगुलेट करता है और सब पे ध्यान रखता है। और कंट्री के अंदर जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी आनी चाहिए, खास करके बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी आनी चाहिए, यानी कि मार्केट बहुत हाई नहीं होना चाहिए, ना ही मार्केट बहुत डाउन होना चाहिए। मतलब दो तरह की सिचुएशन होती है कोई भी इकोनॉमी में, या तो वो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, और बहुत महंगाई है उसमें, या तो हम लोग उसको कहेंगे इन्फ्लेशन, बूम का पीरियड जिसको कहते हैं, या तो वो मार्केट में रिसेशन या डिप्रेशन चल रहा है। दो तरह की सिचुएशन होती है। तो आरबीआई को करना क्या है? तो आरबीआई को ना ही मार्केट को बहुत बूम पे ले जाना है, ना ही मार्केट को डिप्रेशन पे लाना है। उसको पूरे मार्केट को कंट्रोल करके रखना है, स्टेबल करके रखना है, ठीक है। और जिसके थ्रू उसका ना पूरा कंट्रोल होता है, वो ऑपरेट करता है करेंसीज और क्रेडिट सिस्टम को। करेंसी मतलब कि हमारी कंट्री की तो करेंसी मेंटेन करता है, एज वेल एज जो फॉरेन की करेंसी होती है वो भी आरबीआई क्या करता है, अपने पास रखता है। आपको पता है, अगर मान लो आपको पैसा चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, तो आप कहां से लेने जाओगे? आपको जाना पड़ेगा आरबीआई के पास। क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी का भी वो पूरा बोलते हैं ना, पूरा कस्टोडियन है, वो करता धरता है पूरा फॉरेन करेंसी का, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पे जो पूरा क्रेडिट सिस्टम है कंट्री का, यानी कि जो लोन देने का सिस्टम है, वो भी पूरा आरबीआई के पास होता है। तो आरबीआई के यहाँ पे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे बैंक की नोट इश्यू करना, या तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी हो गई, कंट्री की करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को ध्यान रखना, जिससे कंट्री को ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, एडवांटेज मिले। बोलो, क्लियर हो गया? तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव। अब बात करें इस लेक्चर में हम लोग कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, तो टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें सबसे पहला क्या देके रखा है, टू एनकरेज मोनेटाइजेशन एंड मॉनेटरी इंटीग्रेशन। फिर है नंबर 2, अब तो एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, और अगर मान लो आपको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम लोग आपके लिए बैठे हैं, आपके लिए बहुत ही बढ़िया बैच लाई है, जिसमें हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, आपके पूरे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, और वो भी सिर्फ 2399 में। तो अभी के अभी आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ। फिर थर्ड देके रखा है, टू इंस्टीट्यूशनलाइज सेविंग थ्रू प्रमोशन ऑफ बैंकिंग हैबिट। फोर्थ है, टू लिमिट अप अ साउंड एंड एडिक्वेट बैंकिंग एंड क्रेडिट स्ट्रक्चर। फिफ्थ है, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। और सिक्स्थ है, टू फाइनेंस गवर्नमेंट। अब इसके अंदर क्या क्या चीज है वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। सबसे पहला है एनकरेज मोनेटाइजेशन एंड मॉनेटरी इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी। आपको पता है आरबीआई का मेन एम क्या होता है? प्रमोशन करना मोनेटाइजेशन का, यानी कि कंट्री में जो पूरी मॉनेटरी सिस्टम चलती है उसको प्रमोट करना, और पूरी कंट्री में मॉनेटरी इंटीग्रेशन करना, पैसों का इंटीग्रेशन करना। दूसरा कि ये जो आरबीआई ना वो बहुत हेल्पफुल होती है, हेल्प करती है कि इकोनॉमी में जो भी फाइनेंशियल वांट्स है, फाइनेंशियल वांट्स मतलब लोगों की जो जरूरतें हैं, लोगों की नहीं, बहुत सारे कंपनीज की भी जरूरत होती है, इवन गवर्नमेंट की भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, वो सबको सेटिस्फाई कौन करता है? आरबीआई करती है। फिर थर्ड पॉइंट में कि आरबीआई की वजह से हमारी कंट्री का जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, और जिसके थ्रू कंट्री में स्टेबल और सोशल जस्टिस आएगा। नेक्स्ट बात करें, आखिरी पॉइंट की आरबीआई गैप को फील करता है। कैसी गैप को? तो क्रेडिट गैप्स। क्रेडिट गैप्स मतलब कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसा है, फंड है, ठीक है, तो मेरे पास मेरी कुछ सेविंग है, तो मैं क्या करूंगा, कहीं इन्वेस्ट करूंगा। अब देखो कुछ ऐसी कंपनीज भी होती है जिनको पैसा चाहिए होता है, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है, तो मैं उनको पैसा दूंगा, वो पैसा लेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे क्रेडिट गैप, कि जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको पैसा प्रोवाइड करवाने का काम भी किसका है? आरबीआई का है, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं, इनडायरेक्टली मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, जैसे मान लो मैंने बैंक में किया और बैंक जाके उसको लोन दे रही है, तो हुआ इनडायरेक्टली। तो इस तरह से क्रेडिट गैप्स को कौन फील करता है? आरबीआई फील करता है। और ये जो गैप्स होती है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी फील करता है। जैसे आपको पता होगा कि आज की डेट में ना कोई भी पर्सन को लोन चाहिए ना, तो वो मोबाइल से भी तुरंत ले सकता है, मतलब उसके लिए उसको कोई बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं है। उसका अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो वो मोबाइल में अप्लाई करके भी तुरंत क्रेडिट ले सकता है कोई भी बैंक के। तो इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कि मोबाइल के थ्रू भी लेना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई।
ठीक है। तो आज की डेट में यूपीआई वगैरह भी कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी गवर्नमेंट ने डेवलप किया, वो किसके थ्रू हो पाया है? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के थ्रू। बोलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 2, टू मैनेज करेंसी एंड रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है एज वेल एज जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको कौन मेंटेन करता है? आरबीआई करता है, उसको पूरा मैनेज करता है आरबीआई। तो इसमें देखे रखा है आरबीआई का पूरा कंट्रोल है करेंसीज और क्रेडिट पे। यहां पे जब जब आप क्रेडिट याद रखना, वहां पे समझ लेना लोन की बात की गई है कि कंट्री में पैसों का फ्लो और कंट्री में जो लोन का फ्लो है पूरा आरबीआई के कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आरबीआई रेगुलेट करता है कुछ ऐसी फाइनेंशियल पॉलिसीज को, ठीक है, जिसके थ्रू बैंकिंग फैसिलिटीज क्या हो पाए? डेवलप हो पाए, अच्छे से अच्छी लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी मिले। फिर बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज। आपको पता है आरबीआई का पूरा कंट्रोल है फॉरेन एक्सचेंज पे, यानी कि आरबीआई के थ्रू ही हम लोग पूरा फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 3, टू इंस्टीट्यूशनलाइज सेविंग थ्रू प्रमोशन ऑफ बैंकिंग हैबिट। अच्छा, इसको ना बहुत बढ़िया एग्जांपल के साथ समझाता हूं। इसमें ऐसा दिया है कि आरबीआई क्या करती है, जो लोग होते हैं, जो पब्लिक होती है, एग्जांपल यहां पे मैंने 5 लोग बताए, सब पूरी कंट्री की पब्लिक जो होती है उन लोग को क्या करते हैं, वो बताते हैं कि आप ना आपका जो पैसा है, आपकी जो सेविंग है वो क्या करो, आप बैंक में रखो। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप वो पैसों को घर पे रखोगे तो उससे कंट्री का तो कोई ग्रोथ नहीं होगा, बट हाँ अगर उस पैसों को आप बैंक में जाके डालोगे तो बैंक उस पैसे को मार्केट में लगाएगा, जिससे कंट्री का ग्रोथ हो सकता है। तो आरबीआई का अल्टीमेटिव ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो क्या चाहता है, लोगों के अंदर, ये सब जो लोग हैं उन सब के अंदर बैंकिंग हैबिट क्रिएट हो, और बैंकिंग हैबिट क्रिएट होगी तो उनकी जो सेविंग्स है वो सिर्फ अपने पास नहीं रखेंगे, वो क्या करेंगे, अपनी जो बैंक अकाउंट है उसमें जाके डिपॉजिट करवाएंगे, जिससे पूरी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें पॉइंट नंबर 4, टू लिमिट अप अ साउंड एंड एडिक्वेट बैंकिंग एंड क्रेडिट स्ट्रक्चर। यानी आपको पता है आरबीआई का ऑब्जेक्ट है कि फ्री फ्रॉम एनी पॉलिटिकल इफेक्ट, यानी कि कभी भी आरबीआई पॉलिटिकल दबाव में आज तक नहीं आया, ना आगे भी आएगा। देखो सरकारें आती जाती रहती है, सरकारें बदलती रहती है, बट आरबीआई अभी भी वैसे की वैसी है। आरबीआई की शुरुआत 1935 से हुई थी, आज तक आरबीआई टिकी हुई है, बिकॉज इसमें कोई भी तरह का पॉलिटिकल हम कहेंगे इंटरफियरेंस नहीं होता, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इफेक्ट है ये। बोलो क्लियर। फिर बताया है कि आरबीआई रात दिन किसके लिए काम करती है, कि हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए और हमारी कंट्री का क्रेडिट स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो। और आपको पता ही है आज की डेट में पाकिस्तान की हालत वैसे ही गई गुजरी है, तो उसके पीछे का रीजन ये भी है कि उस कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है ना उसने ढंग से परफॉर्म नहीं किया, और इसी वजह से क्या हुआ कि उस कंट्री की सेंट्रल बैंक ने ध्यान नहीं दिया, कंट्री में पूरा मॉनेटाइज स्ट्रक्चर जो है वो ही बिखर गया है। तो हमारी कंट्री में आज की डेट में हमारी जो सिचुएशन है वो सिर्फ आरबीआई की वजह से, क्योंकि आरबीआई ने हमारी कंट्री का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से संभाला है। फिर बात करें नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन, तो आपको पता है फंडामेंटल एम होता है आरबीआई का, ऑब्जेक्टिव होता है, क्या क्या होता है, जैसे आपको बताया मैंने अभी कि जो नोट होती है वो इश्यू करना, हमारी कंट्री में जितने भी नोट्स है उसको इश्यू करने का काम पूरा आरबीआई के पास होता है। फिर बैंकर की बैंक बोला जाता है ये, मतलब कि बैंकों को भी पैसा चाहिए हो तो वो आरबीआई देती है। फिर गवर्नमेंट की भी बैंकर मानी जाती है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो भी आरबीआई देती है। फिर आरबीआई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है जो प्रमोट करती है हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आरबीआई हमारी कंट्री का बहुत अच्छा चाहती है, ठीक है। और बात करें तो आरबीआई के थ्रू हमारी कंट्री में जो प्राइस स्टेबिलिटी है ना वो मेंटेन होती है। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब कि हमारी कंट्री में महंगाई ना बढ़ जाए, जैसे आज की डेट में पाकिस्तान में बढ़ गई है, कितनी महंगाई हो गई, पाकिस्तान ले लो, श्रीलंका ले लो, नेपाल ले लो, ये सारी कंट्रीज में हालत खराब है। इवन अब तो चाइना की भी हालत धीमे धीमे खराब होती जा रही है बिकॉज ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी की। कंट्री में प्राइस ना स्टेबल होनी चाहिए, और वही काम कौन करता है, आरबीआई करता है। बोलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, टू फाइनेंस गवर्नमेंट। यानी कि यहां पे क्या किया जाता है कि आरबीआई क्या करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है। लैंड करना यानी बोलते हैं लोन देना, ठीक है। लोन देती है किसको, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हीं पैसों से
एफर्ट्स लगाती है। एफर्ट्स किस बात का लगाया जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो हमारी कंट्री में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ कंट्री में क्या है, स्टेबिलिटी आए। बोलो क्लियर हुआ? यानी कि आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा इसी वजह से देती है कि गवर्नमेंट हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे। तो ये थे मेन 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।